हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट और उसके बेसिक एप्लीकेशन को देखा था। इस क्लास में हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के कुछ मोर एप्लीकेशन को देखेंगे, उसका एफबीडी बनाएंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन उसमें पूछेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर। तो हमारा सवाल ये है कि हमारा एक ब्लॉक ए है, बी है, सी है। ब्लॉक ए 10 kg का है, ब्लॉक बी 5 kg का है और ब्लॉक सी 6 kg का है। ब्लॉक ए से होते हुए एक रस्सी इससे बंधी हुई है, वो एक पुल्ली से होते हुए ब्लॉक सी से बंधी हुई है। तो इसमें सवाल ये कह रहा है कि ये ब्लॉक इस ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा और इस रस्सी में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसका एफबीडी बनाएंगे, हर ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे और हर ब्लॉक का हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो चलिए मैं इसके लिए मैं एफबीडी बनाता हूँ और इक्वेशन को फॉर्म करता हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे। तो ब्लॉक ए में देखिए, ब्लॉक ए और बी आपस में कॉन्टैक्ट है। रस्सी ए से बंधी हुई है, बी से बंधी नहीं हुई है। तो जब इसको ये रस्सी ये नीचे गिरेगा तो रस्सी टॉट होगा, रस्सी क्या करेगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो ये इस ब्लॉक को खींचेगा। तो साथ में ये भी ब्लॉक कांस्टेंट है चलने के लिए, क्योंकि इस पर फोर्स लगाया जा रहा है रस्सी के द्वारा, लेकिन ये भी चलेगा, लेकिन इसको चलाएगा कौन। तो बेसिकली इस दोनों के बीच में एक कांटेक्ट है और जहाँ पर कांटेक्ट होता है वहाँ पर नॉर्मल एक्ट करता है। तो हम उसके बीच में कुछ नॉर्मल हम उसको दिखाएंगे एफबीडी में, और उसी नॉर्मल का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक ए बी पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो बेसिकली नॉर्मल होगा। तो उसी नॉर्मल को हमको फाइंड आउट करना है और टेंशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले ब्लॉक ए का एफबीडी, ब्लॉक ए को सिस्टम से डीअटैच करेंगे, उसका एफबीडी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका मास mg कितना है, मास 10 और g है हमारा 10। इसका नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के जरिए इस पर नॉर्मल रिएक्शन मान लेते उसको n डैश, ठीक है। और जब ये इसको इधर खींचेगा तो एक तो इस पर टेंशन काम करेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा जब इसको ये इधर खींचेगा तो ये ब्लॉक इस पर नॉर्मल मारेगा। कैसे, इस तरफ मारेगा, इस पर नॉर्मल मारा तो इतना ही फोर्स इस पर वर्क कर रहा है। तो चलिए इसका हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन जो होगा n डैश इक्वल टू mg, mg कितना है 100, तो n डैश इक्वल टू हो गया 100, ठीक है, यानी कि 100 न्यूटन। ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये आगे चलेगा, इसको आगे चलाने वाला कौन है, टेंशन। नॉर्मल इधर लग रहा, टेंशन इधर लग रहा। तो इसका इक्वेशन है बेसिकली ये जो ब्लॉक भागने वाला इस तरफ भागने वाला है, तो t माइनस नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब कांस्टेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें एक्सेलरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एक्सेलरेशन क्या आपको लगता है कि ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक सेम रस्सी से बंधी हुई है और ये पुल्ली हमारा फिक्स है। तो जैसे ही ये नीचे गिरेगा तो जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे डाउनवर्ड होगा उतना ही एक्सेलरेशन से आगे फॉरवर्ड होगा, बढ़ेगा। तो मतलब कि सेम एक्सेलरेशन से ये भागेगा, तो ये एक्सेलरेशन ए से इधर भागेगा तो ये सीधे डाउनवर्ड होगा। तो मतलब हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक पूरे सिस्टम का सेम है। तो t माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हमारा 10 और हमारा एक्सेलरेशन है a, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये है ब्लॉक ए का एफबीडी। अब ब्लॉक बी का एफबीडी बनाएंगे यहाँ पे। अब ब्लॉक बी में देखेंगे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। इसका mg नीचे काम करेगा, इसका mg कितना है, इस ब्लॉक का मास है 5 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 10, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, यानी कि इसका वेट 50 नीचे काम कर रहा है। इसके जरिए इस सरफेस के जरिए इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन मारा जाएगा, मान लेते वो n डबल डैश है, तो मतलब n डबल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। ऐसे इस इक्वेशन की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। इस पर किसी भी तरह का टेंशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रस्सी इससे बंधी हुई है ना कि इससे बंधी हुई है। तो इसको आगे भगाने कौन काम करेगा, तो ये ब्लॉक इस पर नॉर्मल इस तरफ मारेगा। अगर ये इसको इस तरफ मार रहा है तो ये इसको इस तरफ मारेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर। देखिए ये ब्लॉक इसको इस तरफ मारा तो ये ब्लॉक इसको इस तरफ मारेगा, ऐसे मारेगा।
तो यही है नॉर्मल, इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है भाई 5 kg, एक्सेलरेशन हमारा a है, तो इक्वेशन नंबर 2। सी ब्लॉक का लिखेंगे FBD, तो सी ब्लॉक में क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सिस्टम से देखो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सी ब्लॉक का, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसका टेंशन ऊपर काम करेगा, मास नीचे, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 20 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 200। अब ब्लॉक को नीचे गिरना है तो मतलब ये फोर्स ज़्यादा होगा, टेंशन कम होगा, तो 200 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20, एक्सेलरेशन हमारा a है, ठीक है, तो ये हो गया। अब तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमसे पूछा जा रहा है n का वैल्यू निकलेगा और टेंशन का वैल्यू निकलेगा। तो कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले n का वैल्यू इस इक्वेशन और इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो हो जाएगा t माइनस n के जगह पर 5a, तो 5a इक्वल टू 10a, तो t इक्वल टू हो जाएगा 15a। अब इस t को यहाँ पर प्लेस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ पर t के जगह पर 200 माइनस t के जगह पर हमारा हो जाएगा 15a इक्वल टू 20a, तो 200 इक्वल टू हो जाएगा, ये 15 इधर आएगा तो 35a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 200/35। ये कट करके जब आ जाएगा 5 7 जा और 5 4 जा, यानी कि 40/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। अब हम इक्वेशन 2 में नॉर्मल वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 40/7, ये हो जाएगा 200/7 न्यूटन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया। यही फोर्स हमसे पूछा जा रहा है। अब टेंशन को निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। टेंशन देखिए इसमें भी पुट कर सकते हैं और उसमें भी पुट कर सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पर पुट करके निकाल लो। मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ नया नॉर्मल का वैल्यू, तो t माइनस ये हमारा नॉर्मल का वैल्यू 200/7, 200/7 इक्वल टू 10। a का वैल्यू हमको निकल के आया कहाँ पे, a का वैल्यू निकल के आया है 40/7, यहाँ पर हम 40/7 पुट कर देंगे, 40/7, तो t इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर प्लस ये तो हो जाएगा 400/7 प्लस 200/7, इसको सॉल्व करेंगे तो 600/7 न्यूटन। यही हमारा टेंशन का वैल्यू, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा था टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन ऑन द ब्लॉक बी बाय ब्लॉक ए। बेसिकली वो नॉर्मल रिएक्शन था इस दोनों सरफेस के बीच में। जब भी कोई कांटेक्ट पॉइंट आएगा तो वहाँ पर कांटेक्ट सरफेस आएगा तो वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट करके हमने सारे पैरामीटर्स को निकाल लिया। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाता है। सबसे पहले इसको हमने पकड़े हुआ था, रेस्ट में था, कोई नहीं चल रहा था, इसको हमने छोड़ दिया, छोड़ा, ये झट से नहीं नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा तो फिर इसके साथ ये भी पुल्ली डाउनवर्ड होगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड होगा, फिर ये क्या करेगा, ये पुल्ली तो फिक्स है, ये पुल्ली मूवेबल पुल्ली है, तो ये पुल्ली जैसे डाउनवर्ड होगा तो फिर इसको ये आगे खींचेगा। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक का। जब इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाता है तो फिर कैसे निकलेगा, सोचो भाई, सोचो कैसे निकलेगा, बहुत अहम सवाल है। तो चलिए सबसे पहले कांस्टेंट रिलेशन के जरिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले हम उसको लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि a1 होगा। अभी मैं ऐसा मान लिया, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन a2 हुआ, ठीक है। फिर बाद में हम कांस्टेंट रिलेशन के जरिए a1 a2 में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं माना कि ये a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये a2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो चलिए अब हम FBD बनाते हैं। FBD कैसे बनाएंगे, तो इस ब्लॉक का देखिए इसमें क्या क्या वर्क कर रहा है। ये ब्लॉक बेसिकली ऐसे रखा हुआ है, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड मास काम करेगा। मैं सीधा ही मास को लिख देता हूँ। मास कितना है 10 kg, तो 10 इंटू 10 यानी 10 हो गया मास और g के वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100 न्यूटन।
ठीक है, और इस पर टेंशन ऐसे वर्क कर रहा है T, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, along द इंक्लाइन प्लेन, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन जो नॉर्मल रिएक्शन मारेगा वो इस तरह से मारेगा। तो इस वाले हम जो हमारा वेट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये 30 डिग्री है तो हमारा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आप करके देख लो, ये भी 30 डिग्री होगा। कैसे, जैसे ये ऐसे है, अगर ये 30, ये 90, ये 90, ये 30, ये 30, ये 90, ये कितना हो जाएगा 60, ये फिर 90, ये फिर 30 हो जाएगा। तो इसका जब कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा mg cos थीटा। mg कितना है हमारा 100, तो 100 cos 30 डिग्री। इधर जो एक वेक्टर होगा ये हो जाएगा 100 sin 30 डिग्री। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हमारा हो जाएगा 50√3। ये भी हमारा कितना हो जाएगा 100 × 1/2, तो कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारा 50 न्यूटन इस तरफ लगेगा और इस तरफ ये। अब इस फोर्स का हमको कोई काम नहीं, इसको हटा दो। इस फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करने में इसका कोई काम नहीं है, इसको हमने हटा दिया। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल रिएक्शन ये इसको बैलेंस कर देगा, क्योंकि ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा, मोशन इस तरफ हो रहा है। ये ब्लॉक भागेगा इधर, तो टेंशन इस वाले वेट के से ज़्यादा होगा, तो इधर इसको खींचेगा। इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, T - 50 इक्वल टू कितना जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, एक्सेलरेशन है a1, तो 10 × a1, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन लिखा जाएगा यहाँ से, इस बी ब्लॉक का लिखेंगे तो बी ब्लॉक में क्या हो जाएगा, बी ब्लॉक का हो जाएगा mg नीचे यानी कि 20 × g, तो 200 हो गया। इसका टेंशन काम करेगा ऊपर। अच्छा, रस्सी अलग है, रस्सी अलग है, तो एक को मैं T1 मान ले रहा हूँ, इसको T1, इसको मान लेता हूँ T2। तो यहाँ पर मैं T1 कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ T1, ये हो जाता है T2। इस रस्सी में T2, इसमें T1। तो इसका जब मैं इक्वेशन लिखूँगा, एक्चुअली ये ब्लॉक को नीचे आना है, तो नीचे आएगा कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा 200 - T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 20 × a2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास देखिए कितने वेरिएबल हैं, T1, T2, a1, a2, यानी 4 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। भाई सवाल तो सॉल्व होगा नहीं, हमें 4 वेरिएबल है तो कम से कम 4 हमें इक्वेशन चाहिए। तो हम 2 इक्वेशन कहाँ से फॉर्म करेंगे, एक इक्वेशन तो हम फॉर्म करेंगे कांस्टेंट रिलेशन से, और दूसरा वाला टेंशन के रिलेशन से। कैसे, अगर इसमें T1 है, मान लेते हैं ये क्या है T1, तो इसमें हमने T2 माना है, तो इसमें T2, इसमें भी T2, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T2, तो T1 इक्वल टू 2T2, इक्वेशन नंबर 3। अब चौथा इक्वेशन हमको चाहिए कांस्टेंट रिलेशन से। ये देखो A2 से नीचे जा रहा है, इसका ये क्या, ये तो ये वाला जो एंड है वो फिक्स है, यानी कि 0 एक्सेलरेशन पर है। जो भी एक्सेलरेट ये वाला एंड करेगा, यानी कि रस्सी का ये वाला पॉइंट सब ये एक्सेलरेट करेगा, ये वाला पॉइंट तो करेगा नहीं क्योंकि वो फिक्स है। अगर मान लेते हैं कि ये A1 से करता है तो इसका हर पॉइंट A1 से नीचे जाएगा, यानी कि इस वाले रस्सी का हर पॉइंट A1 से नीचे जाएगा, इस वाले रस्सी का हर पॉइंट A2 से जाएगा, हर पॉइंट A2 से जाएगा। ये वाला एंड हमारा फिक्स है। तो इसको हम कैसे निकालना सिखाए थे तुम लोगों को, ये सिखाए थे कि इसका एवरेज लिया जाता है इसमें, ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 + A2/2, तो हो जाएगा 2A1 इक्वल टू A2। तो हमको ये रिलेशन एक निकल गया इधर, तो 2A1 इक्वल टू A2, इक्वेशन नंबर 4। अब 4 इक्वेशन 4 अननोन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, T1 को 2T2 के बराबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 से क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू 2T2 है, तो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो हो जाएगा 2T2 - 50 इक्वल टू 10A1। अब दूसरा इक्वेशन तो यहाँ पर है,
200 माइनस T2 इक्वल टू 20A2। अब हम क्या करेंगे, अब A1 के बदले में हम A2 के बदले में A1 कर देंगे। तो ये कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन है A2 के बदले में हम A1, क्योंकि A2 2A1 के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम 2A1 रखेंगे। तो 2T2 माइनस 50 इक्वल टू 10A1 और 200 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 2A1। तो ये कुल मिला के हो जाएगा मेरा 40A1। ठीक है, 40A1। अब ये दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2T2 माइनस 50 इक्वल टू 10A1। तो ये हो जाएगा 2 2 400 माइनस 2T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 दूनी 80A1। इसको हम ऐड कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा, 400 में से 50 गया तो 350 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 90A1। तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 350/90 कट गया, तो ये हो जाएगा 35/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इतना हो गया। अब A2 का वैल्यू बस कितना हो जाएगा, A2 का वैल्यू क्या है 2A1 के बराबर। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A1, तो इक्वल टू 2 इंटू 35/9 इक्वल टू 70/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो बेसिकली जो हमारा वेइंग मशीन होता है वो किसी भी बॉडी के जब उस पर रखा जाता है तो उसके नॉर्मल रिएक्शन को, वो जो नॉर्मल रिएक्शन मारता है उसको मेज़र करता है KGF में, यानी किलोग्राम फोर्स में उसको मेज़र करता है। ठीक है, तो किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा ये वेइंग मशीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है वेइंग मशीन बेसिकली किसी चीज़ को मेज़र कैसे करता है, जैसे कोई आदमी इस पर खड़ा हुआ। ठीक है, तो आदमी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा इस सरफेस के कांटेक्ट में, यानी कि इस वेइंग मशीन के कांटेक्ट में है, तो आदमी का वेट नीचे एक्सर्ट करेगा, तो ये वेइंग मशीन इस पर नॉर्मल रिएक्शन मारेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका वेट कैसे मेजर करेगा, बेसिकली ये वेट जो मेजर करता है, हम लोग जैसे किसी मशीन पर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर मेरा वेट आता है 50 kg 70 kg, जो जिसका वेट होता है वो आता है। वो बेसिकली आता कैसे है, वो कैसे देता है, वो बेसिकली सबसे पहले कि वो नॉर्मल रिएक्शन नापता है, और नॉर्मल रिएक्शन KGF में होता है। जैसे माना कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम वेट निकालना है, सपोज वेट निकालना हमको KGF में, तो हमको यहाँ पर G से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि जो मास निकलेगा वो kg में आएगा, वेट जो आएगा वो kg में आएगा, इसलिए हमको kg में रीडिंग देता है। वो ऑलरेडी उसमें डिवीज़न मेथड्स होता है, वो ऑलरेडी अंदर ही डिवाइड कर देता है G से, और G से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है वो एक्चुअली kg में आता है। तो अगर आपको वेट निकालना है तो सबसे पहले उसका नॉर्मल रिएक्शन देख लीजिए, और नॉर्मल रिएक्शन जो भी आएगा उसको हम G के वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। G का वैल्यू 10 हो सकता है, 9.8 हो सकता है, तो उससे डिवाइड करते हैं तो मेरा जो वो वेट आता है वो kg में आता है। हमारा वेट बेसिकली kg में होता नहीं, क्योंकि वेट एक फोर्स है, फोर्स की क्वांटिटी है जो ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, तो फोर्स को न्यूटन में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमको एक्चुअली में वो उसका KGF में दिखाता है, तो इसलिए हमको 10 से डिवाइड करना पड़ता है उसको। तो इसलिए हमको जो आंसर आता है वो KGF में आता है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, जैसे मैं 70 kg का हूँ, तो हमको 70 kg दिखाएगा, हमको 70 न्यूटन नहीं दिखाएगा, हमको 70 kg दिखाएगा। तो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑलरेडी हमको कैलकुलेट कर देता है अंदर ही अंदर, 10 से डिवाइड करके जो रिजल्ट देता है हमको KGF में देता है। ठीक है, तो ये सिस्टम इस पर काम करता है। तो आई होप आपको वेइंग मशीन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद हम उसको G से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन है, वेइंग मशीन में एक आदमी खड़ा है, वो जो लिफ्ट के अंदर है,
लिफ्ट जो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, आदमी का वेट है 80 kg, आदमी का वेट है 80 kg, और तो हमें बोल रहा है कि रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन क्या होगा। देखिए रेस्ट पोजीशन में अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और वेइंग मशीन पर खड़ा हूँ तो उसमें जो रीडिंग आएगी और एलिवेटर के अंदर जो एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा उसमें जो रीडिंग आएगी, दोनों में फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा? तो इफ़ेक्टिव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वजह से फ़र्क आता है, इफ़ेक्टिव ग्रेविटी, क्योंकि बढ़ जाता है उसमें। क्यों? कोई ऑब्जेक्ट जिस फ्रेम के अंदर है वो फ्रेम अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो उस पर एक स्यूडो फोर्स काम करता है, स्यूडो फोर्स काम करता है, तो उस स्यूडो फोर्स का भी कुछ ना कुछ वैल्यू को उसके साथ ऐड किया जाता है। तो स्यूडो फोर्स कैसे काम करेगा? अगर हमारा फ्रेम है, जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे लिफ्ट हमारा एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका जो स्यूडो फोर्स काम करेगा तो स्यूडो फोर्स उसके नीचे की तरफ काम करेगा। तो आदमी का जो वेट, जो जेन्युइन वेट होगा रेस्ट के कंडीशन में, वो वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव की ग्रेविटी के बढ़ने से उसका वेट बढ़ जाएगा। अगर इसका उल्टा होता कि अगर आदमी लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पर खड़ा है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्चुअली जो लिफ्ट है एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, तो वो फ्रेम हो गया नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ, तो आदमी पर जो स्यूडो फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ काम करेगा, क्योंकि आपको स्यूडो फोर्स में बताया गया था। तो इसमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी वो कम पड़ जाएगा, कम पड़ेगा तो आदमी को एपरेंट वेट का एहसास होगा, जो जेन्युइन वेट है उसका जो ट्रू वेट है उससे कम मालूम पड़ेगा, जिसको कहते हैं वेटलेसनेस इसके अंदर आ गया। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो हमारा लिफ्ट है, ये हमारा लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मैं इसका FBD बनाऊँ इस आदमी का लिफ्ट के फ्रेम में जा करके, तो हमको एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर को एक स्यूडो फोर्स का एहसास होगा। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स अप्लाई कैसे करते हैं? फ्रेम के अपोजिट दिशा में, जैसे हमारा लिफ्ट का फ्रेम है, लिफ्ट के फ्रेम के अपोजिट की दिशा में हम स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसका अगर मैं इसका FBD बनाऊँ, सपोज ये इस पर खड़ा हुआ है आदमी, तो इसका mg तो नीचे काम करेगा। इसका mg कितना है? mg इसमें मास है हमारा 80 × g, कितना होगा? 800 न्यूटन। इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा। और दूसरा, इसका जो स्यूडो फोर्स होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे काम करेगा, स्यूडो फोर्स, जिसको FP कहेंगे। FP का वैल्यू क्या होता है? मास ऑफ द, जिस चीज़ का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मास हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस आदमी का, तो कितना हो जाएगा? तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस आदमी के वेट को, तो मास हो जाएगा हमारा 80 और एक्सेलरेशन हमारा जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 240 न्यूटन। इसमें स्यूडो फोर्स ऐड हो चुका है। तो अब इसका हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। तो वेट जो बेसिकली नापता है वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही नापता है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन नापेंगे, उसको हम फिर उसके 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा kgf में वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ क्योंकि दो फोर्स नीचे काम कर रहा है, एक वेट का, तो वेट हो गया 80 और प्लस 240, तो कितना हो गया हमारा? 10 40, तो इतना हो गया। अगर हमको वेट चाहिए इसमें, तो वेट kgf में चाहिए, वेट इन kgf, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1040/10 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको बताया था, क्योंकि g के वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। तो कितना इसको पता चलेगा? 104 kg इसको पता चलेगा लिफ्ट के अंदर। इसको पता चलेगा अपना वेट 104 kg, जबकि ये 80 kg का था। अब इसको 104 kg का एहसास होगा, क्योंकि वेट बढ़ गया होगा। अब सपोज मैं इसका उल्टा कर देता कि अगर लिफ्ट को मैं नीचे गिरा देता, इस तरफ से एक्सेलरेट करता, इस तरफ से ऐसे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो अब इसमें जो स्यूडो फोर्स काम करता है ये ऊपर की तरफ काम करता है, क्योंकि फ्रेम के अपोजिट लगता है। तो ये स्यूडो फोर्स यहाँ पर नीचे नहीं, ये इस तरह काम करता है। स्यूडो फोर्स नीचे नहीं, इस तरह काम करता है। ये तो हमारा वेट हो जाता है, जो हमारा 8 × g का वैल्यू 10, यानी 800 न्यूटन। और स्यूडो फोर्स जो काम कर रहा है इस तरफ, यानी कि FP इक्वल टू कितना हो जाता? 80 × 3, तो यानी 240।
अब इसका हम इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन निकालते थे। इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसमें देखिए 2 फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, 2 फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो ये हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक 240 हो गया। 800 नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो जाता है 800 माइनस 240, ये कितना हो जाता 0, 6 और ये हो जाता हमारा 5। तो अब इसका जो वेट इन केजीएफ होता, वेट इन केजीएफ, तो 560 को हमको 10 से डिवाइड करना पड़ता है, कितना 56 kg। इसका वेट जो ये एपरेंट वेट यानी हल्के, अपने में हल्केपन का एहसास करता है, इसमें वेटलेसनेस आ जाता है। तो यही है वेइंग मशीन का जो कंसेप्ट होता है, आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल रिएक्शन को केजीएफ में अगर आपका वेट चाहिए तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा केजी में। तो इस तरह से आपको ये वीडियो, इस तरह से ये आपको कंसेप्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले इस तरह के और अच्छी वीडियो को अच्छे कंसेप्ट के साथ बनाने का। तो तब तक के लिए आप स्टे मोटिवेटेड, तब तक के लिए आप मोटिवेटेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।